हेलो एवरीवन, जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज। और इससे अगर बात करते हैं इस सीरीज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस लिए जाएंगे, तो यहाँ इस सीरीज़ में जो भी आपके ओल्ड पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इसलिए यहाँ इस सीरीज़ के आपको किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ जैसे कि आपकी डिमांड थी केमिस्ट्री क्लासेस के बारे में भी, तो केमिस्ट्री क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, कीटों के कल्चरल नियंत्रण में शामिल है। अर्थात आपने ये तो पढ़ा होगा कीटों के जो कंट्रोल कैसा है, ये कैसा है, मुख्यतः 4 मेथडों के द्वारा। ठीक है, एक होता है एग्रीकल्चरल होता है, एक होता है मैकेनिकल होता है, एक होता है जो फिजिकल होता है और एक होता है रासायनिक होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है कल्चरल के बारे में, अर्थात जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि फसल चक्र, जुताई प्रक्रिया, प्रतिरोध व सहनशील किस्में, या फिर ये सभी। जल्दी बताएंगे कि कीटों के कल्चरल नियंत्रण में शामिल किसको किया गया है। फसल चक्र, जुताई प्रक्रिया, प्रतिरोध व सहनशील किस्में, या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो कौन सा है आपका राइट आंसर यार? हाँ, ये सभी होते हैं। अगर बात करते हैं कल्चरल नियंत्रण के अंतर्गत तो फसल चक्र भी आता है, अर्थात क्रॉप रोटेशन को भी रखा गया है। अगर बात करते हैं जुताई अर्थात डिप्लोइंग मान लीजिए, तो डिप्लोइंग भी किसमें आती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ही आती है। अगर बात करते हैं प्रतिरोधी अर्थात सहनशील किस्में, अर्थात जो रेजिस्टेंट, ठीक है, जो रेजिस्टेंस वेराइटी है, तो इनको भी किसके अंतर्गत रखा गया है? इनको भी कल्चरल प्रैक्टिस के अंतर्गत ही रखा गया है। और अगर बात करते हैं ये सभी, अर्थात राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करते हैं कल्चरल नियंत्रण की, तो कल्चरल नियंत्रण में क्या करते हैं? फसल चक्र भी अपनाते हैं, जुताई प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है और प्रतिरोध और सहनशील किस्मों को भी सम्मिलित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईपीएम, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है आईपीएम के बारे में। तो आईपीएम का आपको फुल फॉर्म बतानी है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन्युफैक्चर होता है, इंटीग्रेटेड प्लांट मैन्युफैक्चरर होता है, इंटीग्रेटेड होता है, या फिर इंटरेस्टेड मान सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड होता है ये, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट होता है या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो जल्दी से पाएंगे आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है, फुल नेम क्या होता है आईपीएम का। ऑप्शंस देख लीजिए और सोच समझ के इसका राइट आंसर बताइए कि आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन्युफैक्चर होता है, इंटीग्रेटेड प्लांट मैन्युफैक्चरर होता है, इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट होता है, फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जल्दी से पाएंगे आईपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। ए, बी या फिर सी या फिर डी, जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं आईपीएम, तो आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है? जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ, अर्थात डी उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, आईपीएम क्या होता है? आईपीएम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। और अगर बात करते हैं आईपीएम होता क्या है, ठीक है, जहां भी मान लीजिए आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, ये वर्ड जरूर देखना। अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेटेड जहां भी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है, ठीक है, कि पेस्ट का इस प्रकार से कंट्रोल करना, इस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना, उसका इस प्रकार से कंट्रोल करना, जिससे क्या होता है, जो एनवायरमेंट होता है, जो आपका जो वायुमंडल है अर्थात वातावरण है, तो वायु यानी जो वातावरण होता है ये भी प्रदूषित नहीं हो और जो कीट है उनकी संख्या को भी नियंत्रित किया जा सके। अर्थात इन दोनों को आपको एक साथ करना है। ठीक है, यानी जो एनवायरनमेंट है अर्थात वातावरण भी क्या हो, दूषित नहीं हो और जो कीट है उनकी भी संख्या को कंट्रोल किया जा सके। तो इन दोनों क्रिया को एक साथ करना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर बात करते हैं यार इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि एनवायरनमेंट को भी क्या हो, लॉस नहीं हो अर्थात दूषित नहीं हो और जो कीट है उनकी संख्या को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सके। तो इसी क्रिया को बोला जाता है यार इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे उपयुक्त में से कौन सा संग्रहित अनाज का हानिकारक कीट कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया। अर्थात यहाँ जो स्टोरेज, ठीक है, जब आपको उसको संग्रहित करते हो, जब स्टोरेज करते हो अनाज का, तो ये मुख्य हानिकारक कीट कौन सा होता है, ये आपको पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे स्टोरेज पेस्ट कौन सा होता है। रेड हेयर कैटरपिलर होता है, खपरा बिटल होता है, पोड बोरर होता है, फिर व्हाइट गर्व होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है यार, हाँ संग्रहित अनाज का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है। तो जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। रेड हेयर कैटरपिलर होता है, खपरा बिटल होता है, पोड बोरर होता है, फिर व्हाइट गर्व होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, सही से क्वेश्चन को समझिए कि स्टोरेज अनाज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पर कौन सा कीट लगता है, सबसे ज़्यादा डैमेज कौन करता है? रेड हेयर कैटरपिलर करता है, खपरा बिटल करता है, पोड बोरर करता है, फिर व्हाइट गर्व करता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर बात करते हैं संग्रहित अनाज की, ठीक है, अगर बात करते हैं संग्रहित अनाज तो इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है खपरा बिट्टल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अगर बात करते हैं स्टोरेज की तो यहाँ स्टोरेज का जो मेन पेस्ट होता है, मेन जो इंसेक्ट होता है वो कौन सा होता है, खपरा बिट्टल होता है। और खपरा बिट्टल का क्या होता है, ट्रोगोडेरियम ग्रेनेरियम होता है। क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। इसका अगर बात करते हैं साइंटिफिक नेम तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है यहाँ, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे खपरा बिट्टल तो खपरा बिट्टल का क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाइट गर्व अर्थात यार सफेद लट, व्हाइट गर्व क्या होती है, सफेद लट को ही बोला जाता है। तो ये आपको बताना है कि यार व्हाइट गर्व की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी होती है अर्थात फेज कौन सी होती है, ठीक है। कीट की मुख्यतः 4-5 स्टेज होती है। तो उसी में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो व्हाइट गर्व होती है, जो सफेद लट होती है, तो इसकी कौन कौन सी स्टेज सबसे ज़्यादा लॉस पहुंचाती है या फिर डैमेज करती है फसलों को, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि लार्वा क्या करती है, केवल वयस्क अवस्था करती है, गर्भ या फिर वयस्क करती है, या फिर निम्न या निम्न में से कोई नहीं, ठीक है, निम्न में से कोई नहीं है फोर्थ ऑप्शन आपका। तो जल्दी से आएंगे व्हाइट गर्व, ठीक है। व्हाइट गर्व की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी होती है, लार्वा होती है, केवल वयस्क होती है, गर्भ वयस्क होती है, फिर कोई नहीं। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है, सफ़ेद लट की कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो कौन सी होती है, जिसने भी कमेंट किया है सी वो होती है यहाँ राइट आंसर कौन सा है, गर्भ एवं वयस्क अवस्था। कौन सी होती है यहाँ अगर बात करते हैं सफ़ेद लट की कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी डैमेज करती है, तो कौन सी होती है, गर्भ और वयस्क अवस्था करती है। कौन सी होती है, गर्भ और वयस्क अवस्था करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोड बोरर कीट सामान्यतः उपरोक्त पर पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इंसेक्ट का नाम जरूर देख लीजिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है पोड बोरर। वैसे आप समझ गए होंगे पोड बोरर किस में होता है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि पोड बोरर किस में होता है। अब पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पोड बोरर कीट सामान्यतः उपरोक्त पर पाया जाता है, ठीक है। गेहूं में पाया जाता है, दालों पर पाया जाता है, मक्का पर पाया जाता है, फिर गन्ना में पाया जाता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन से देख लीजिए पहले। पोड बोरर कीट सामान्यतः किसका होता है, गेहूं का होता है, दालों का होता है, मक्का का होता है, फिर गन्ना का होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। मैंने कितनी बार बोला यार, हाँ अगर आप जब भी कमेंट कर रहे हो उससे पहले आपको ऑप्शन ज़रूर देखना है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको राइट आंसर बताना है, चाहे आपका जो भी हो राइट आंसर वो ऑप्शन में ही माना जाएगा, ठीक है। अब कोई बोल रहे हो ये होता है वो होता है, लेकिन ऑप्शन में ही जब नहीं है तो वो आपका राइट आंसर कैसे हो सकता है। इसलिए यार हाँ हमेशा क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शन से ज़रूर देख लिया करो, उसके बाद में ही कमेंट किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पोड बोरर। तो यार हाँ पोड बोरर किसका होता है, वैसे अगर बात करते हैं ग्राम का होता है, आपने पढ़ा होगा चना का होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा यार हाँ किसका होता है पोड बोरर, ये होता है चना का होता है। तो आपने थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया होगा कि चना क्या होता है, दाल होती है, चने की दाल तो आपने पढ़ी है ना, चने की दाल होती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो इसका राइट आंसर आपने इजीली दे दिया होगा। अगर बात करते हैं पोड बोरर तो क्या होता है, चना का होता है, अर्थात चना क्या होती है, दाल होती है, लेगुमिनेसी फैमिली होती है, ये तो आपको पता होगा चना क्या होता है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो लेगुमिनेसी फैमिली का रहेगा तो क्या होगा, फली वाली सब्जी है या फिर क्या है, दाल वाली फसल है। तो क्या हुआ राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। अर्थात यहाँ अगर बात करते हैं पोड बोरर तो पोड बोरर कीट सामान्यतः किसका होता है, दालों का होता है, किसका होता है, दालों का होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए अंडाशय से अंडा, अंडाशय से अंडा उपरोक्त में से किस अवस्था में मुक्त किया जाता है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में, प्राइमरी oocyte अवस्था में, मैच्योर oocyte अवस्था में, फिर एगोनियल अवस्था में। जल्दी से आएंगे अंडाशय से अंडा कब निकलता है, अर्थात कौन सी स्टेज में निकलता है, कौन से फेज में निकलता है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में निकलता है, प्राइमरी oocyte अवस्था में निकलता है, मैच्योर oocyte अवस्था में निकलता है, फिर एगोनियल अवस्था में निकलता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शंस को देख लीजिए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर यार हाँ ये है फर्स्ट ऑप्शन, जिसने भी कमेंट किया है ए। अगर बात करते हैं अंडा से अंडा निकलता है तो ये किस अवस्था में निकलता है, ये निकलता है सेकेंडरी oocyte अवस्था में निकलता है। किस में निकलता है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य में निषेचन निम्न में होता है, निषेचन कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा है, यानी कौन सा पार्ट होता है वहाँ पर निषेचन होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है, डिंब वाहिनी में होता है, फिर मूत्र मार्ग में होता है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, गर्भाशय में, योनि में, डिंब वाहिनी में, फिर मूत्र मार्ग में। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी सुनाएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। तो जिसने भी कमेंट किया है सी उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं यार हाँ मनुष्य में निषेचन तो ये होता है यार हाँ डिंब वाहिनी में होता है, योनि में नहीं होता है, ठीक है। डिंब वाहिनी में होता है, योनि में नहीं होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए विटामिन जो रुधिर धक्का
थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात यहाँ रुधिर थक्का, ठीक है, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, क्या होता है यार हम ब्लड क्लोटिंग होती है। तो ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज़्यादा योगदान या फिर जो रोल निभाता है वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, बी होता है, डी होता है या फिर के होता है? चलिए इस पाएंगे राइट आंसर क्या है कि जो रुधिर धक्का होता है या ब्लड क्लोटिंग होती है, तो ब्लड क्लोटिंग को जमाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन ए के द्वारा, बी के द्वारा, डी के द्वारा, फिर के द्वारा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से पाएंगे। तो यहाँ अगर बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग, तो आपने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। यहाँ अगर बात की जाए ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन योगदान देता है? यहाँ विटामिन के देता है। कौन सा देता है? विटामिन के देता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज़्यादा जो रोल निभाता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के होता है। यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड क्लोटिंग कौन जमाता है, अर्थात कौन सा जो विटामिन होता है उसमें रोल निभाता है, तो कौन सा होता है? विटामिन के होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वियोजन चक्र। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही राइट आंसर देना है कि वियोजन चक्र निम्न में से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कार्बनिक एनहाइड्रेस से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ऑक्सीजन से होता है, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होता है, अर्थात वियोजन चक्र। ठीक है, वियोजन चक्र निम्न में से किससे संबंधित होता है? कार्बनिक एनहाइड्रेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ऑक्सीजन से होता है, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से पाएंगे वियोजन चक्र। तो कौन सा है आपका राइट आंसर? जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करते हैं वियोजन चक्र, तो इसका संबंधित होता है, अर्थात इसका जो संबंध होता है ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। किससे होता है? अगर बात करते हैं वियोजन चक्र, तो इसका जो संबंध होता है ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। किससे होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एस्कॉर्बिक अम्ल निम्न में से संबंधित है, अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने जो केमिकल नाम होते हैं तो वो पढ़े होंगे, तो उसी का ये नाम पूछा गया एस्कॉर्बिक अम्ल किसका होता है? अर्थात विटामिन ए का होता है, बी का होता है, सी का होता है, फिर डी का होता है। जल्दी से पाएंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? ठीक है, किस में पाया जाता है या फिर किसका रासायनिक नाम होता है? दोनों टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से पाएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल निम्न में से संबंधित है, विटामिन ए, बी, सी या फिर के? जल्दी से पाएंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? विटामिन ए में, बी में, सी में या फिर के में? तो कौन सा है आपका राइट आंसर? विटामिन सी। ठीक है, जो विटामिन सी होता है इसी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है तर्कतंतु बने होते हैं, तो जल्दी से पाएंगे तर्कतंतु किसके मिलकर बने होते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन के होते हैं, ट्यूबुलिन है ये, ठीक है, ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन। ओके, तो ऑप्शंस देख लीजिए पहले कि तर्कतंतु बने होते हैं, फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के होते हैं, फिर मायोसिन प्रोटीन के होते हैं। जल्दी से पाएंगे तर्कतंतु किससे मिलकर बने होते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, एक्टिन प्रोटीन से या फिर मायोसिन प्रोटीन से? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से पाएंगे क्या है आपका राइट आंसर। तो यहाँ अगर बात करते हैं तर्कतंतु ये किससे मिलकर बनाते हैं? जिसने भी कमेंट किया है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करते हैं तर्कतंतु, तो तर्कतंतु बने होते हैं यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे मिलकर बनाते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 16S rRNA। ठीक है, ये क्या है? 16S rRNA है। तो ये आपको बताना है कि जो RNA होता है 16S, तो ये आपसे पूछा गया किस में पाया जाता है? राइबोसोम की 30S ओपिकाई में पाया जाता है, 40S ओपिकाई में पाया जाता है, 50S ओपिकाई में पाया जाता है, फिर 60S ओपिकाई में पाया जाता है। ये आपको बताना है कि यहाँ ये क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपको पूछा गया 16S। ठीक है, 16S जो rRNA होता है तो ये किस में पाया जाता है? राइबोसोम की 30S ओपिकाई में पाया जाता है, 40S ओपिकाई में पाया जाता है, 50S ओपिकाई में पाया जाता है, फिर 60S ओपिकाई में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि 16S rRNA किस में पाया जाता है? 30S में, 40S में, 50S में, फिर 60S में? जल्दी से बताएंगे किस में पाया जाता है? तो किस में होता है? यहाँ जिसने भी कमेंट किया है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ 40 तो ये होता है यहाँ 16 कौन सा में होता है? ये होता है राइबोसोम की 30S ओपिकाई में। किस में पाया जाता है? 30S ओपिकाई में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ZWZZ प्रकार का लिंग निर्धारण किस में होता है? तो ये क्वेश्चन आपने 12th में पढ़ा होगा वैसे, तो जल्दी से यहाँ ZWZZ जो प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है ये किस में होता है? मनुष्य में होता है, मगरमच्छ में होता है, कॉकरोच में होता है, फिर पक्षी में होता है? जल्दी से कि ZWZZ प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है? मनुष्य में, मगरमच्छ में, कॉकरोच में या फिर पक्षियों में? जल्दी से राइट आंसर क्या है? तो इसमें से एक ऑप्शन तो वैसे ही आप कम कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? XXXY होता है, अर्थात ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका हट गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको बताना है कि ZWZZ प्रकार का जो लिंग निर्धारण है किस में पाया जाता है? मगरमच्छ में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है,
पक्षियों पाइस्ता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं जेड डब्ल्यू जेड जेड, तो ये किस में होता है, पक्षियों में होता है। जिसने भी कमेंट किया फोर्थ उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करें जेड जेड और जेड डब्ल्यू जेड जेड, तो ये किस में होता है, पक्षियों में होता है। किस में होता है, पक्षियों में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो आपकी सुबह क्लास होती है 9 बजे, वो कल नहीं होगी, क्योंकि कल हम लाइव प्रेजेंट करेंगे। इसलिए यार हाँ, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हो, तो सुबह 9 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है। लाइव प्रेजेंट पे आपको आंसर दे दिया जाएगा। इसलिए यार हाँ, कभी भी आ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप सुबह पूछ सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको सुबह प्रेजेंट होना है तो होना है, चाहे आप अलार्म अभी सेट कर लीजिए या फिर कभी भी, यानी आना है तो आना है, ये अभी आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है, सुबह 9 बजे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एमआरएनए के नॉन कोडिंग भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एमआरएनए के नॉन कोडिंग भाग को यहाँ पर आपसे पूछा है नॉन कोडिंग भाग को, तो जल्दी से बताएंगे नॉन कोडिंग भाग क्या कहलाता है। एक्सॉन कहलाता है, इंट्रॉन कहलाता है, म्यूटॉन कहलाता है, फिर रिकॉन कहलाता है। जल्दी से बताएंगे कि नॉन कोडिंग भाग को किस नाम से जाना जाता है। एमआरएनए के नॉन कोडिंग भाग को किस नाम से जाना जाता है। एक्सॉन के नाम से, इंट्रॉन के नाम से, म्यूटॉन के नाम से, फिर रिकॉन के नाम से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे नॉन कोडिंग भाग तो कौन सा होता है, इंट्रॉन होता है, ठीक है। जिसने भी कमेंट किया है सेकंड उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं नॉन कोडिंग भाग, तो नॉन कोडिंग भाग क्या कहलाता है, इंट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रॉन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाई है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, तो जल्दी बताएंगे कि न्यूक्लियोसोम में कौन सी हिस्टोन प्रोटीन पाई है। H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, H1, H2A, H2B, H3, H4। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। आप ऑप्शंस देख लीजिए पहले कि हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी पाई है न्यूक्लियोसोम में। H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, या फिर H1, H2A, H2B, H3 और H4। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए जल्दी से। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी पाई है न्यूक्लियोसोम में, तो कौन सा है आपका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कौन कौन सी पाई है, H2A पाई है, H2B पाई है, H3 पाई है और H4 पाई है। लेकिन अगर बात करते हैं यार हाँ न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम में कौन कौन सी पाई है हिस्टोन प्रोटीन, ये पाई है H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एंजाइम क्रिया का प्रेरित आसंजन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रेरित आसंजन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डेनियल कोसलेन के द्वारा, कैरी बेकस-मोलिन के द्वारा, एडवर्ड बुनकर के द्वारा, फिर एमिल फिशर के द्वारा। जल्दी बताएंगे प्रेरित आसंजन सिद्धांत के द्वारा यानी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोसलेन के द्वारा, मोलिन के द्वारा, बुनकर के द्वारा, फिर एमिल फिशर के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि एंजाइम क्रिया का जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था। डेनियल कोसलेन के द्वारा, कैरी बेकन मुलिस के द्वारा, एडवर्ड बुनकर के द्वारा, फिर एमिल फिशर के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ अगर बात करते हैं प्रेरित आसंजन सिद्धांत, तो ये दिया गया था यहाँ, ये दिया गया था फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात करते हैं प्रेरित आसंजन सिद्धांत तो ये दिया गया था डेनियल कोसलेन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, कोसलेन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेप कार्बोक्सिलेज CO2 स्थिरीकरण का मुख्य एंजाइम है, अर्थात किसका होता है ये। यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको बस ये याद रखना है कि जो पेप कार्बोक्सिलेज होता है, पेप कार्बोक्सिलेज होता है तो ये किस में पाइता है। C3C4 प्लांट में पाइता है, C4 कैम प्लांट में पाइता है, C3 कैम प्लांट में पाइता है, फिर C3C4 और कैम प्लांट में पाइता है। जल्दी बताएंगे पेप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये किस में पाइता है। C3C4 में होता है, C4 कैम प्लांट में होता है, C3 कैम प्लांट में होता है, फिर C3C4 कैम प्लांट में होता है। जल्दी बताएंगे कि पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम किस में पाइता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम तो ये पाइता है C4 व कैम प्लांट में। किस किस में पाइता है, C4 व कैम प्लांट पाइता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि अगर बात करते हैं पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम तो ये किस में पाइता है, C4 और कैम प्लांट में पाइता है। और अगर बात करते हैं कैम प्लांट क्या होते हैं तो इसको आपने पढ़ रखा होगा वैसे, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसका जरूर याद रखना। अगर बात करते हैं कैम प्लांट की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होती है, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होती है। और अगर बात करते हैं जो कैम प्लांट होते हैं तो इसकी एक मुख्य खास की बजाय रात में खुलते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ कि C3 हो या फिर C4 इनके रंध्र तो कब खुलते हैं, दिन में खुलते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कैम प्लांट तो यहाँ कैम प्लांट की जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, ये रात में खुलते हैं। कब खुलते हैं, नाइट में खुलते हैं, ठीक है। ये इसकी मुख्य खास विशेषता है कैम प्लांट की, इसके रंध्र क्या होते हैं, नाइट में खुलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से कौन सा ग्लूकोलाइज का एलोस्टेटिक एंजाइम है, ठीक है। एलोस्टेटिक एंजाइम कौन सा होता है ये आपसे पूछा जाएगा। जल्दी इसमें एलोलाइज होता है, एनालाइज होता है,
हेक्सोकाइनेज होता है, फिर फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज होता है। जल्दी बताएंगे कि एलोस्टेरिक एंजाइम कौन सा होता है? एल्डोलाइज होता है, एनालाइज होता है, हेक्सोकाइनेज होता है, फिर फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है? तो जिसने भी कमेंट किया है सी, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम तो कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज होता है। कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन पादपों में त्रिक प्रक्रिया को प्रेरित करता है? त्रिक प्रक्रिया को प्रेरित करता है। एथिन होता है, IAA होता है अर्थात इंडोल एसिटिक एसिड होता है, जिब्रेलिक अम्ल होता है, फिर एब्सिसिक अम्ल होता है। जल्दी पाएंगे कि त्रिक प्रक्रिया को किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? एथिन के द्वारा, इंडोल एसिटिक एसिड के द्वारा, जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा, फिर एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। जल्दी पाएंगे राइट आंसर क्या है? जल्दी पाएंगे त्रिक प्रक्रिया। तो यहाँ अगर बात करते हैं त्रिक प्रक्रिया, तो इससे डेवलप किया था, यहाँ इसे जो प्रमोट किया था ये क्या है? C2H2। यहाँ C2H2 अर्थात एथिन के द्वारा। किसके द्वारा किया है? अगर बात करते हैं त्रिक प्रक्रिया, तो इसे जो प्रमोट किया था, इसे जो प्रेरित किया था, ये क्या है? एथिन या C2H2 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है लाल प्रकाश अवशोषित करता है। लाल प्रकाश अवशोषित करता है क्लोरोफिल द्वारा, फाइटोक्रोम के सक्रिय रूप द्वारा, फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप द्वारा, फिर क्रिप्टोक्रोम द्वारा। यहाँ ये जो लाल प्रकाश होता है, लाल प्रकाश को किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? ये आप सोचा जल्दी पाएंगे कि क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है, फाइटोक्रोम के सक्रिय रूप द्वारा किया जाता है, फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप द्वारा किया जाता है, फिर क्रिप्टोक्रोम के द्वारा किया जाता है। जल्दी पाएंगे कि लाल प्रकाश को अवशोषित किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, उसके राइट आंसर बताइए कौन सा है आपका राइट आंसर? A, B, C या फिर D? जल्दी पाएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर? तो अगर बात करते हैं यहाँ लाल प्रकाश, तो यहाँ लाल प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये किया जाता है निष्क्रिय रूप द्वारा। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया सी, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ जो लाल प्रकाश होता है, इसे एब्जॉर्ब किया जाता है फाइटोक्रोम के निष्क्रिय रूप द्वारा। ठीक है, सक्रिय रूप के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि किसके द्वारा किया जाता है? निष्क्रिय रूप द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भारत में पारिस्थितिकी का जनक, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को माना जाता है, शिवराम कश्यप को माना जाता है, बीरबल साहनी को माना जाता है, पंचानन माहेश्वरी को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में पारिस्थितिकी का। ठीक है, भारत में अब जो पारिस्थितिकी होता है, इकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो जल्दी से कहेंगे रामदेव मिश्रा को माना जाता है, शिवराम कश्यप को माना जाता है, बीरबल साहनी को माना जाता है, पंचानन माहेश्वर को माना जाता है। जल्दी से कहेंगे राइट आंसर क्या है कि पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? कौन सा है आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए, A, B, C या फिर D? जल्दी से कहेंगे पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो यार अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी का जनक, तो कौन सा है राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है। जिसने भी कमेंट किया है फर्स्ट, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी का जनक, तो किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को माना जाता है। किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है IUCN। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर? अर्थात जो IUCN है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थात कहाँ पर उपस्थित है? जल्दी से आप बताएंगे कि कहाँ पर उपस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। जल्दी से पाएंगे IUCN। ठीक है, IUCN कहाँ पर स्थित है? पोलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी या फिर स्विट्जरलैंड में? जल्दी से पाएंगे IUCN। सबसे पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो IUCN है ये है क्या। ठीक है, IUCN है क्या, ये आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जल्दी से पाएंगे IUCN होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी से पाएंगे सबसे पहले कि IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं IUCN, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, यार हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना कि अगर बात करते हैं IUCN, तो इसकी क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात यार नेचर को संरक्षित करने की ये क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन होती है। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है IUCN, तो IUCN क्या होता है? यहाँ इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्या होता है? CN, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोबारा से पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, याद हो गया IUCN क्या होती है फुल फॉर्म। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर होती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर? यहाँ स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अगर बात करते हैं IUCN, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और अगर बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब दिया गया था? क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब दिया गया था। जल्दी बताएंगे कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, फिर कब दिया गया था? 1978 में दिया गया था, 1981 में दिया गया था, 1974 में दिया गया था, फिर 1987 में दिया गया था। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब दिया गया था? 1978 में, 1981 में, 1974 में, फिर 1987 में? जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी बताइए।
हाँ, जब हम 30 क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे तो जल्दी से पाएंगे यहाँ वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 1981 में। कब दिया गया था? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं भारत में, तो भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति कौन सी है, अर्थात कम मात्रा में पाई जाती है, ये आप सोचा है। दुर्लभ प्रजाति आपको बतानी है। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति आपको बतानी है, तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। क्लोरोफाइटम बोरिलियम पाइता है, केसिया ओरी क्यूलेटा पाइता है, प्रोसोपिस सिनेरिया होता है, फिर मेंजिफेरा इंडिका होता है। अर्थात जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति कौन सी होती है। क्लोरोफाइटम बोरिलियम होता है, केसिया ओरी क्यूलेटा होता है, प्रोसोपिस सिनेरिया होता है, फिर मेंजिफेरा इंडिका होता है। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति कौन सी होती है। ऑप्शंस देख लीजिए, राइट आंसर बताइए। जल्दी से कमेंट करेंगे कि राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति कौन सी होती है। क्लोरोफाइटम बोरिलियम होता है, केसियम ओरिकुलेटा होती है, प्रोसोपिस सिनेरिया होता है, फिर मेंजिफेरा इंडिका होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो कौन सा है आपका राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं दुर्लभ प्रजाति तो कौन सी होती है? क्लोरोफाइटम बोरिविलियम होता है। अर्थात ये होता क्या है, सबसे पहले यही भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है? सफेद मूसली होती है। क्या होती है? सफेद मूसली का ही नाम होता है। यहाँ बोटिंगल नेम क्या होता है? क्लोरोफाइटम बोरिविलियम होता है। क्या होता है यहाँ? सफेद मूसली। तो यहाँ सफेद मूसली का बोटिंगल नाम क्या होता है? क्लोरोफाइटम बोरिविलियम होता है, जो कि क्या होती है? राजस्थान की दुर्लभ प्रजाति होती है। और राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे बोला जाता है? खिजड़ी को बोला जाता है। अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कल्पवृक्ष, तो कल्पवृक्ष किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया अर्थात खिजड़ी। प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका नाम होता है? खिजड़ी का नाम होता है, और जिसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ राजस्थान के कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कल्पवृक्ष तो क्या होता है? खिजड़ी होता है। और अगर बात करते हैं दुर्लभ प्रजाति कौन सी होती है? क्लोरोफाइटम बोरिविलियम, मतलब सफेद मूसली होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा प्रवाह का वायु प्रतिरूप किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसको आपको बताना है कि ऊर्जा प्रवाह का वायु प्रतिरूप किसके द्वारा दिया गया था। ईपी ओडम ने, जॉन ब्रिड ने, चार्ल्स क्रिस्टोफर ने, या फिर एच.डी. ओडम ने। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि ऊर्जा प्रवाह का वायु प्रतिरूप किसके द्वारा दिया गया था। ईपी ओडम ने दिया था, जॉन ब्रिड ने दिया था, चार्ल्स क्रिस्टोफर ने दिया था, फिर एच.डी. ओडम ने दिया था। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से पाएंगे ऊर्जा प्रवाह का वायु प्रतिरूप तो किसके द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह का वायु प्रतिरूप, तो ये दिया गया था एच.डी. ओडम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ईपी ओडम के द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि किसके द्वारा दिया गया था? एच.डी. ओडम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एच.डी. ओडम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाइकेन संवेदनशील होता है, अर्थात ये किसका इंडिकेटर होता है। लाइकेन के बारे में आपसे पूछा गया, तो जल्दी से पाएंगे इंडिकेटर प्लांट किसका होता है। ठीक है, लाइकेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी कि लाइकेन इंडिकेटर प्लांट किसका होता है। जल प्रदूषण का होता है, वायु प्रदूषण का होता है, विकिरण प्रदूषण का होता है, फिर मृदा प्रदूषण का होता है। जल्दी से पाएंगे लाइकेन किसका इंडिकेटर प्लांट होता है। जल प्रदूषण का होता है, वायु प्रदूषण का होता है, विकिरण प्रदूषण का होता है, फिर मृदा प्रदूषण का होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए लाइकेन किसका इंडिकेटर प्लांट होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं लाइकेन, तो ये किसका होता है? वायु का होता है। किसका होता है? वायु प्रदूषण का होता है। और अगर बात करते हैं लाइकेन होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपका हर एक क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर बात करते हैं लाइकेन, तो लाइकेन क्या होता है? यहाँ कवक और शैवालों का संबंध होता है। क्या होता है? कवक व शैवालों का संबंध होता है, अर्थात दोनों एक साथ मिले होते हैं। लाइकेन क्या होता है? कवक प्लस शैवाल का संबंध होता है। ठीक है, दोनों इसमें सहजीवन यापन करते हैं, अर्थात कवक प्लस शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ कि लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवालों का संबंध होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इसमें कवक का क्या रोल होता है और शैवाल का क्या रोल होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं शैवाल, तो शैवाल का तो जो लाइकेन में योगदान होता है, तो ये होता है शैवाल का। ठीक है, शैवाल क्या करता है? जो कवक होता है, शैवाल क्या करता है? कवक को यहाँ भोजन पदार्थ देता है। शैवाल कवक को क्या करता है? भोजन पदार्थ देता है, और बदले में ये कवक क्या करता है? यहाँ शैवाल को क्या होता है? इसकी रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्टिव करने का कार्य कौन करता है? यहाँ कवक करता है। लेकिन अगर बात करते हैं शैवाल, तो शैवाल क्या करता है? इसे भोज्य पदार्थ देता है, अर्थात इसे घर और आवास देने का कार्य कौन करता है? कवक देता है। लेकिन अगर बात करते हैं शैवाल, तो शैवाल क्या करते हैं? जो भोज्य पदार्थ अर्थात जो खाद्य सामग्री है, ये कौन प्राप्त कराता है कवक को? ये कराता है शैवाल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। अगर बात करते हैं शैवाल, तो शैवाल का क्या योगदान होता है लाइकेन में? ये करता है यहाँ भोजन जो देता है, ये देता है कवक को। ठीक है, शैवाल तो क्या करता है? कवक को भोजन देता है, और बदले में कवक क्या देता है शैवाल को? ये देता है उसे घर और आवास देता है, और उसे प्रोटेक्टिव करता है, अर्थात उसे यहाँ की उसे रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल का संबंध होता है, जिसमें लाइकेन तो या कारण जो कवक होता है, कवक तो क्या करता है? शैवाल को प्रोटेक्टिव करता है, घर और आवास की सहायता प्रदान करता है। लेकिन अगर बात करते हैं शैवाल, तो शैवाल क्या करता है? इसे भोज्य पदार्थ देने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। और अगर बात करते हैं लाइकेन किसका इंडिकेटर प्लांट होता है, तो ये होता है वायु प्रदूषण का होता है। किसका होता है? वायु प्रदूषण का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जल्दी से नहीं। अरंडी का वनस्पति नाम क्या होता है?
ट्राइडेक्स प्रोक्यूवेंस होता है, व्हाइट स्पिनिफर होता है, रेसिडेंस कम्युनिस होता है, फिर धतूरा इनोक्सी होता है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि अरंडी का वानस्पतिक नाम होता क्या है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे ए बी सी या फिर डी। जल्दी बताएंगे अरंडी का वानस्पतिक नाम होता क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ अगर बात करते हैं अरंडी तो क्या होता है, रिसिनस कम्युनिस होता है। क्या होता है, रिसिनस कम्युनिस होता है। इजी क्वेश्चन था, आपने सभी ने बता दिया होगा। अगर बात करते हैं अरंडी तो इसका वर्णन नेम क्या होता है, यहाँ रिसिनस कम्युनिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है हरित पट्टी। हरित पट्टी आंदोलन स्थापित किया, वगारी मथाई ने दिया था, अमृता देवी ने दिया था, सुंदरलाल ने दिया था, फिर पिंचोट ने दिया था। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि हरित पट्टी आंदोलन स्थापित किया, फिर किसके द्वारा दिया गया था हरित पट्टी आंदोलन। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, तो किसके द्वारा दिया गया था। अगर बात करते हैं हरित पट्टी आंदोलन तो ये दिया गया था वगारी मथाई के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात करते हैं हरित पट्टी आंदोलन तो ये दिया गया था मथाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से कौन सा पादप बर्जनेसी कुल का सदस्य है। अर्थात यहाँ पर आपको फैमिली दे रखी है और उसके बारे में पूछा गया कौन सा प्लांट बर्जनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एट्रोपा बेलाडोन होता है, प्लांटेगा ओवेटा होता है, टिकोमेले अंडुलेटा होता है, फिर कोमीफेरा वाइटाई होता है। जल्दी बताएंगे कि बर्जनेसी फैमिली किसकी होती है। एट्रोपा बेलाडोना की होती है, प्लांटेगा ओवेटा की होती है, टिकोमेले अंडुलेटा की होती है, फिर कोमीफेरा वाइटाई की होती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए बर्जनेसी किसकी फैमिली होती है। एट्रोपा बेलाडोना की होती है, प्लांटेगा ओवेटा की होती है, टिकोमेला अंडुलेटा की होती है, फिर कोमीफेरा वाइटाई की होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं बर्जनेसी तो किसकी होती है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं कोमीफेरा वाइटाई तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कोमीफेरा वाइटाई होता क्या है। तो यहाँ जो गूगल होता है, ठीक है, जो गूगल प्लांट होता है तो गूगल प्लांट का ही नाम क्या होता है, ये होता है कोमीफेरा वाइटाई। क्या होता है, गूगल प्लांट होता है तो गूगल प्लांट का क्या नाम होता है यार, यहाँ बर्टिंग लैम, इसका होता है कोमीफेरा वाइटाई। और अगर बात करते हैं इसकी फैमिली कौन सी होती है तो कौन सी होती है, बर्जनेसी होती है। कौन सी होती है, अगर बात करते हैं गूगल तो गूगल का जो बोटिंगलैम होता है ये तो है होता है कोमीफेरा वाइटाई। और अगर बात करते हैं इसकी फैमिली तो फैमिली क्या होती है, बर्जनेसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और एक इजी क्वेश्चन भी है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अर्थात यार हाँ ये पूछा गया आपको ICA, ठीक है, IS रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर आपसे इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे कहाँ पर स्थित है। एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भोपाल में, गांधीनगर में, लखनऊ में, सोलन हिमाचल प्रदेश में। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या फिर इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। भोपाल, गांधीनगर, लखनऊ, फिर सोलन। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो इजी क्वेश्चन है, सभी ने बता दिया होगा। अगर बात करते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अर्थात इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करें SBI तो यहाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है SBI से अर्थात शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात करते हैं SBI तो SBI तो कहाँ पर स्थित है, हाँ कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। और अगर बात करते हैं इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ साथ कुछ आपके कमेंट क्वेश्चन थे उनको भी यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं कि जो आपके कमेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कैरेट जो होता है विटामिन और मैंगो में विटामिन A होता है तो ये किस में ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैरेट में ज़्यादा होता है फिर मैंगो में ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो कैरेट होता है तो इसमें क्या होता है 1600 IU पाया जाता है। अर्थात यहाँ जो इसकी यूनिट होती है विटामिन A की ये क्या होती है 1600 ग्राम होती है, केवल यहाँ 100 ग्राम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। IU क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। और अगर बात करते हैं यहाँ विटामिन A कंटेंट कितना होता है कैरेट में तो इसमें होता है 1600 IU होता है प्रति 100 ग्राम। इसी के बजाय अगर बात करते हैं मैंगो में तो मैंगो में क्या होता है 4800 IU होता है। क्या होता है 4800, क्या होता है 4800 IU होता है अर्थात 100 ग्राम में। अब आप देख सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा पाइस है तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है, मैंगो ही होता है, जैसे हमने सुबह ही क्लियर करा था। अगर बात करते हैं मैंगो तो मैंगो में विटामिन कितना होता है, यहाँ विटामिन A होता है 4800 IU। कितना होता है 4800 IU होता है प्रति 100 ग्राम में। और अगर बात करते हैं कैरेट में तो कैरेट में कितना होता है, ये होता है 1600 IU प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किसमें पाइस्ती है और जो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी है ये किसमें पाइस्ती है। तो यहाँ हमने सुबह बताया था आपको वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी यहाँ बनाना में पाइस्ती है। किसमें पाइस्ती है, बनाना में पाइस्ती है। तो यहाँ अगर बात की जाए बनाना तो बनाना में तो पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अगर बात करते हैं कि जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है बनाना में तो पाई जाती है, इसके साथ साथ फिग में भी पाई जाती है। अगर बात करते हैं जो कुकुम्बर होता है तो कुकुम्बर में भी यहाँ वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी देखी जाती है। इसलिए डाउट नहीं होना है आपको कि अगर आपसे वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी यहाँ बनाना में पाइस्ती है, फिग में पाइस्ती है और कुकुम्बर में भी देखी जाती है। इसके अलावा यार अगर बात करते हैं स्टिमुलेटिव तो स्टिमुलेटिव यहाँ पार्थेनोकार्पी केवल यहाँ ग्रेप्स में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, ग्रेप्स अर्थात अंगूर में देखने को मिलती है।
ठीक है, इन दोनों पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी तो किस में पाई जाती है, बनाना, फिग और कुकुम्बर में पाई जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं स्टिमुलेटिव, तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है, केवल ग्रेप्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके कमेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने सोल्व कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट में आपको मिल जाएगा, फिर आपके लिए स्पेशल वीडियो की लास्ट में आपके कमेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन्हें आप देख सकते हो। ठीक है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहता है, किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लाइव चैट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, मैंने पहले ही बताया है और दोबारा बोल रहा हूँ कि लाइव चैट में बिल्कुल भी नहीं रिप्लाई दे नहीं पाऊंगा। इसलिए आपको जितने भी जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पूछने हैं, डायरेक्ट कमेंट करके ही पूछने हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ सुबह हम 9 बजे प्रेजेंट हो रहे हैं लाइव प्रेजेंट में, तो उसमें भी आपको सभी को प्रेजेंट होना है। ठीक है, लाइव प्रेजेंट आपको सुबह 9 बजे हो जाना है। ओके, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।